हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अभी लॉन्च किया है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, सीड प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरीके से काम करेगा। किसके लिए? स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे स्किलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, राइट। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। ये एक वेबसाइट भी है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इसकी बनाई जाएगी। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट किसके द्वारा बनाई गई है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई है, बराबर ना। और ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज के अंदर ये एप्लीकेशन बनाई गई है, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल कोर्सेज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करने में मदद करता है, राइट। उसके अलावा बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अभी ये प्लेटफॉर्म काम करता है और स्पेसिफिक स्किल कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। इट इंक्लूड्स लिस्टिंग फॉर द कोर्सेज फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को एंड द स्किल काउंसिल फॉर द ग्रीन जॉब्स, बराबर ना। तो ये जो वेल नोन कंपनीज है उनके कोर्सेज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएंगे स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। द प्लेटफॉर्म सर्व एज अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। एक रिक्रूटर के तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म काम करेगा। जॉब सीकर और एम्प्लॉयर दोनों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रह सकते हैं। इनेबलिंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप द कोर्सेज टू द इंडस्ट्री डिमांड। इस प्लेटफॉर्म की वजह से क्या होगा कि भाई एम्प्लॉयर को किसकी रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉय के पास, मतलब जो बाहर निकलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनके पास कौन सी स्किल अवेलेबल है। तो ये जो स्किल का गैप है ना, वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उस गैप को पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों लोग हैं, जो जॉब सीकर है वो भी है, जो एम्प्लॉयर है वो भी है। इसके लिए आप इंडस्ट्री जो एकेडमिक्स है उनको अपने क्यूरिकुलम को डिज़ाइन करने में मदद करेगा ये प्लेटफॉर्म, राइट ना। ओके ओके, ये जो एप्लीकेशन है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की, सीड प्लेटफॉर्म की, ये एप्लीकेशन को डिजी लॉकर और आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया है ताकि जो कोर्स कंप्लीट करने पे जो सर्टिफिकेट मिले वो वेरीफाइड ही हो, राइट ना, आधार कार्ड के साथ, राइट। तो जब भी उसके अलावा जो जॉब एप्लीकेशंस देने के लिए जो सीवी यहाँ पे इस एप्लीकेशन के माध्यम से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगा और वो भी डिजिटल साइन का सीवी होगा, बराबर ना, राइट। ये जो सीड प्लेटफॉर्म है वो उद्यम पोर्टल से लिंक किया गया है। उद्यम पोर्टल जहाँ पे एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो ये सभी उद्यम पोर्टल के ऊपर भी ये सीड प्लेटफॉर्म को लिंक किया गया है ताकि वो एमएसएमई के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिल सके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ये पोर्टल को ई श्रम पोर्टल के साथ भी लिंक किया गया है। ई श्रम कौन सा पोर्टल है? तो जहाँ पे डेटाबेस रखा गया है, किसका डेटाबेस रखा गया है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का डेटाबेस रखा गया है। तो ई श्रम पोर्टल के साथ भी ये प्लेटफॉर्म को लिंक किया गया है। उसके अलावा नेशनल कैरियर सर्विस जो 2015 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करता है तो इस प्लेटफॉर्म के जहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है। जो एलिजिबल कंपनीज़ जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एम्प्लॉयर्स है वो यहाँ पे जो जॉब सीकर्स है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये नेशनल कैरियर सर्विस प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है 2015 के अंदर। naukri.com जैसा काम करता है, सिंपल अगर मैं सादी भाषा में बोलूँ तो। और इस प्लेटफॉर्म को असीम पोर्टल के साथ भी लिंक किया गया है। असीम पोर्टल के ऊपर कौन अवेलेबल है? स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल,
यहाँ पे एम्प्लॉय भी है इस पोर्टल के ऊपर, एम्प्लॉयर भी है, राइट। तो ये आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग पोर्टल के साथ भी इस प्लेटफॉर्म को लिंक किया गया है ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले स्किल को गेन करने के लिए, बराबर ना। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आ गया होगा कि अभी रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरीके से काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्किलिंग भी मिलेगी, एजुकेशन भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, सिंपल, राइट। और ये एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और कोर्सेज़ किसके मिलेंगे आपको? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को जैसी वेल नोन कंपनीज़ के आपको कोर्स मिलेंगे, राइट ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग OTG रिंग अभी डेवलप किया गया है। आप ये पेपर में ये इमेज में देख सकते हो कैसा है, एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग है। आप हाथ में ये रिंग को पहन सकते हो, राइट ना। इसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाओगे, राइट। और इसका नाम क्या रखा गया है? OTG रिंग रखा गया है, बराबर ना। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ रुपे पावर्ड ऑन दी गो, OTG का फुल फॉर्म है ऑन दी गो OTG रिंग अभी उसने लॉन्च किया है। और इस रिंग का नाम क्या है? सेवन रिंग। क्योंकि इस रिंग को किसके द्वारा बनाया गया है? तो इस रिंग को बनाया गया है सेवनिंग इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड लिव क्विक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये दो कंपनी की मदद से NPCI ने साथ में मिलके ये OTG रिंग को डेवलप किया है, ऑन दी गो रिंग, बराबर ना। ओके, और इस रिंग का जो अनावरण है वो कहाँ पे किया गया? हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, बराबर ना। वहाँ पे इस रिंग को लॉन्च किया गया, राइट ना। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये रिंग को कौन पहन सकता है, तो ये रिंग को 18 साल से ऊपर वाले जितने भी एज वाले हैं लोग वो पहन सकते हैं, लेकिन उनके पास एक्टिव UPI एड्रेस होना चाहिए, बराबर ना। वो इस रिंग को पहन सकते हैं। ओके, अगर मैं इस रिंग के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ये है ना एक जिरकोन या सिरामिक नाम के एक मटेरियल से बना हुआ है, जो स्क्रैच रेजिस्टेंट मटेरियल है। उसके अलावा वो कोई भी ऐसा हज़ार्डियस कोई कंपोनेंट कैरी नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का ऐसा कोई हज़ार्डियस हो जहाँ से फायर हो सके वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी कंपोनेंट वो कैरी नहीं करता। और शुरुआत में जिन लोगों के पास नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स है वो सभी कस्टमर ये OTG रिंग यूज़ कर सकते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब पता है ना फ्रेंड्स, जैसे ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, एक कार्ड मिलता है, लेकिन ये कार्ड के अंदर आपको पैसा प्रीपेड रखना पड़ता है। और अगर ये कार्ड के अंदर जितना भी पैसा है ना, आप उसके माध्यम से कोई पब्लिक सर्विस अवेल कर सकते हो। लाइक आप मेट्रो में घूम सकते हो, लाइक आप कोई फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जहाँ पे ये कार्ड चलता है वहाँ पे जा सकते हो, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बराबर ना। लेकिन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है जहाँ पे आपको पैसा पहले ऑलरेडी इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर ये जहाँ जहाँ भी यूज़ हो सकता है लाइक मेट्रो वगैरह वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको, बराबर ना। तो जो जिनके पास अभी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होगा वही लोग अभी ये OTG रिंग को यूज़ कर पाएंगे शुरुआत के फेज़ में, बराबर ना, राइट। वो कैसे वर्क करता है? तो यहाँ पे ये रिंग को आप कोई भी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के ऊपर उसको रखोगे, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आप POS डिवाइस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पता है ना, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेट्रोल पंप के ऊपर जो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करवाते हो वो कौन सा डिवाइस होता है? पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है। तो अभी आपको पता होगा कि डेबिट कार्ड के ऊपर है ना वाईफाई हो गया है, जस्ट आपको टैप करना है पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो ऑन टैप पेमेंट हो गया। उसी तरीके से आप ये रिंग के माध्यम से भी ऑन टैप पेमेंट कर पाओगे। रिंग को जस्ट आपको उस POS डिवाइस के ऊपर रखना है, आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, बराबर ना। लेकिन ये फॉर एग्ज़ाम्पल
ये रिंग में से पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा कहाँ से आएगा, तो ये पैसा अकाउंट में से नहीं कटेगा, ये पैसा कहाँ से आएगा, वॉलेट में से आएगा। ये वॉलेट आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी कि जहाँ पे पहले पैसा को आपको स्टोर करना पड़ेगा, फिर उस वॉलेट में से आप ये रिंग के माध्यम से पैसा कोई जगह पे ट्रांसफ़र कर पाओगे। लेकिन ये वॉलेट जो भी डिवाइस में है, वो डिवाइस ये रिंग से 4 सेंटीमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, राइट ना, 4 सेंटीमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, तभी ये पैसा ट्रांसफ़र हो सकेगा, बराबर ना, राइट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जस्ट टैप करके रिंग वहाँ पे रखना है, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसके लिए जो फील्ड में पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो फील्ड जहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करना है वहाँ से नज़दीक होना चाहिए। मैक्सिमम कितने का गैप होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर रेंज का गैप होना चाहिए, बराबर ना। और पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, अकाउंट में से नहीं होगा, वॉलेट में से होगा। तो आई थिंक आपको इसमें पता चल गया होगा। ओके, और यहाँ पे अगर आप 5,000 से कम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको कोई OTP या फिर पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको स्मार्टफ़ोन के साथ पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो वॉलेट जहाँ पे है, कोई भी डिवाइस में हो सकता है, फीचर फ़ोन में भी वो वॉलेट आप बना सकते हो, राइट ना। वो वॉलेट के साथ आपको ये पेयर करने की ज़रूरत है, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, और अगर मैं ट्रांजेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर ये जब भी आपने ये 7 रिंग परचेस किया है, अगर आपने KYC डॉक्यूमेंट सबमिट किया फुल KYC, तो आप एक मंथ में मैक्सिमम 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो इसके माध्यम से। लेकिन अगर आपने फुल KYC सबमिट ना करके मिनिमम KYC सबमिट की है, तो आप एक मंथ में मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है NPCI का, बराबर ना, राइट। और आपको समझ में आया होगा। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज श्री पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने अभी लॉन्च किया श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम विच इज़ डेवलप्ड बाय द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस, ये श्रिम्प है, राइट। ये श्रिम्प फार्मर्स के द्वारा इनको प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। और ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब तक ये मैच्योर ना हो जाए तब तक उनके क्रॉप के ऊपर फार्मर को यहाँ पे इंश्योरेंस देने की बात चल रही है, राइट। चलो, क्या है मुद्दा, समझते हैं। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को संभाल रहे हैं, उन्होंने अभी लॉन्च किया है श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा कि फार्मर्स को नेचुरल जो कैलामिटीज़ होती है उनके सामने रक्षण देने के लिए, कि नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर जो उनके क्रॉप का नुकसान होता है वो उनको उनके सामने कंपेंसेशन देने के लिए ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जहाँ पे फार्मर्स को अगर वो कोई क्रिटिकल एरिया में रहते हैं, उनका जो क्रॉप है कोई ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर बहुत सारे आते हैं, तो उनको ज़्यादा इंश्योरेंस दिया जाता है कंपेरेटिवली। कोई फार्मर लैंडलॉक एरिया में रहता है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आने की संभावना बहुत कम है, तो उनको कम इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आए, उसकी वजह से जो क्रॉप का नुकसान होता है उसके सामने रक्षण देने के लिए फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में अवेल किया जाता है, राइट ना। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन किसका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, श्रिम्प का, बराबर ना। एक फिश टाइप का होता है। तो फार्मर्स को ये जो फिश है उनकी प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो फार्मर्स को है ना, ये जो श्रिम्प है जो एक टाइप का फिश है, बराबर ना, उसके प्रोडक्शन के ऊपर कोई नेचुरल डिजास्टर का इफेक्ट हो, उसके अगेंस्ट में ये क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है, बराबर ना। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसका सपोर्ट लेके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंदर में एक संस्था काम करती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, इसका सपोर्ट लेके, बराबर ना। और ये अनाउंसमेंट कब किया, तो अभी श्रिम्प फार्मर कॉन्क्लेव हुआ था नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात के अंदर, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की बात करूँ तो ये जो
श्रीम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो डेवलप किया गया है एक तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इन कोलाब्रेशन विद द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के द्वारा, बराबर ना। ओके, और ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है इज़ ओपन फॉर द ब्लैक टाइगर प्रॉन, वाइट लेंग श्रिम्प, स्कैम्पी एंड अदर्स जो एक्वाकल्चर जो फिश हैं, बराबर, उनके लिए। अगर कोई फार्मर इसमें से कोई फिश का प्रोडक्शन करता है और कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनके प्रोडक्शन को कोई हानि पहुंची है तो उनको यहाँ पे इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में बेनिफिट मिल सकता है, राइट। ये जो इंश्योरेंस कवरेज है वो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू 130 डेज, ये 130 दिन है ना, वो लिमिट है जहाँ पे ये सारी जो श्रिम्प कैटेगरी के जो फिश है वो मैच्योर हो जाती है, बराबर ना। तो यहाँ तक उनको ये इंश्योरेंस दिया जाएगा, बराबर ना। अगर मैं फार्मर्स कॉन्क्लेव की बात करूँ जो अभी ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आयोजन किया गया था, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक्वा फार्मर्स को टू शेयर द इनसाइट्स, डिबेट डिफिकल्टीज एंड एक्सप्लोर द पोटेंशियल इन द श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री अलाइन विद द गवर्नमेंट्स गोल्स टू इम्प्रूव द इंडियाज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर, राइट। ये जो कॉन्क्लेव है वो कंडक्ट किया गया था विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम, नाबार्ड और स्काफी एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये सभी संस्था के साथ में मिलकर कोलाबोरेशन से ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस कॉन्क्लेव के हाईलाइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ने MOU साइन किया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ कि फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर द एक्वाकल्चर विद द प्रीमियम सब्सिडी विच इज़ ऑफर्ड बाय द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स को दी जाएगी वहाँ पे प्रीमियम की सब्सिडी कौन बॉर्डर करेगा, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगी, राइट। मतलब जो प्रीमियम के अंदर जो सब्सिडी दी जाएगी वो उसका पैसा कौन देगा, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड देगा, राइट ना। ओके, उसके अलावा सीबा ने MOU साइन किया है फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑफ गुजरात टू ऑफर द टेक्नोलॉजी सपोर्ट, बराबर ना, राइट। तो ये कॉन्क्लेव जो नवसारी गुजरात के अंदर हुआ था वहाँ पे इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गया और क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं, किसको देने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा। अगर मैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो उसके चेयरमैन कौन है, गिरिजा सुब्रमण्यन, न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है और कब एस्टैब्लिश हुआ, 2002 के अंदर, बराबर ना। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली RBI ने रिलीज़ किया लिस्ट ऑफ 15 NBFCs इन द अपर लेयर अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। देखो, इस न्यूज़ को समझने से पहले सबसे पहले तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो RBI ने एक्चुअली 2021 के अंदर जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC किसको बोलते हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, नॉर्मली वो लोन प्रोवाइड करती है, बराबर ना। दो तरीके की होती है, वहाँ पे आप डिपॉजिट जमा भी कर सकते हो और डिपॉजिट जमा ना भी कर सकते हो, बराबर। मतलब डिपॉजिट वो कैरी करती है और डिपॉजिट कैरी नहीं भी करती, बराबर ना। दो बेसिक टाइप के NBFC होती हैं, राइट। ओके, तो ओके, एक्चुअली RBI ने यहाँ पे NBFC को है ना 2021 में बोला था कि उनका रेगुलेशन अभी स्केल बेस होगा। स्केल बेस मतलब उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया गया है और उसके हिसाब से फिर उनका रेगुलेशन होगा, ऐसा RBI ने बोला है। NBFC आपको पता ही होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक ऐसी संस्था जो फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करती है लेकिन वो बैंक नहीं है, लोन वगैरह नॉर्मली प्रोवाइड करती है, राइट ना। ओके, तो NBFC बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती हैं और उसमें अगर मैं दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो दो टाइप की होती है NBFC मेन कैटेगरी की अगर बात करूँ तो। एक तो NBFC डिपॉजिट ले भी सकती है और NBFC डिपॉजिट नहीं भी लेती है, बराबर ना। तो डिपॉजिट टेकिंग और नॉट डिपॉजिट टेकिंग, ऐसे दो टाइप की मेन NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बराबर ना। तो RBI ने उनको कौन कौन से लेयर में डिवाइड किया है और कौन सी NBFC कौन से लेयर में आ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो RBI ने अक्टूबर 2021 के अंदर स्केल बेस्ड रेगुलेशन NBFC के लिए लॉन्च किया गया था, बराबर ना। एक रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द NBFC विच कैटेगराइज द NBFC इन द फॉलोइंग एज पर देयर एसेट साइज एंड स्कोरिंग मेथडोलॉजी। तो सबसे पहले सबसे निम्न स्तर है NBFC बेस लेयर। यहाँ पे
ऐसी एनबीएफसी को रखा गया है इस बेस लेयर के अंदर कि जिसकी एसेट साइज़ 1000 करोड़ से कम हो। इसमें पीयर टू पीयर एनबीएफसी आती है, अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी आती है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी आती है, एनबीएफसी विदाउट पब्लिक फंड आता है यहाँ पे, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी एनबीएफसी जो डिपॉजिट नहीं लेती, ओके, जो अकाउंट एग्रीगेटर के तरीके से काम करती है, पीयर टू पीयर एनबीएफसी है और जिसकी एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, वो सभी एनबीएफसी कहाँ पे आएगी? बेस लेयर के अंदर। एनबीएफसी मिडल लेयर, इट कंप्राइजेज ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। यहाँ पे सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आती है एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी आती है, लेकिन यहाँ पे उनका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आ गई यहाँ पे, सभी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी आएगी, लेकिन उनकी जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है तो कौन से लेयर में आएगा? बेस लेयर के अंदर, बराबर ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी एनबीएफसी होती है? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फर्म एनबीएफसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। तो ये सब एनबीएफसी ये मिडल लेयर में आती है, जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। डिपॉजिट टेकिंग भी हो सकती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग भी हो सकती है, बराबर ना, ओके। अगर मैं अपर लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जिसको रिकमेंड किया जाएगा ना, वो अपर लेयर में आएगा। और उसके अलावा जो टॉप 10 एसेट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी टॉप 10 एनबीएफसी है वो हमेशा कौन सा लेयर में रहेगी? अपर लेयर में रहेगी। और सबसे ऊपर है टॉप लेयर, यहाँ पे अभी कोई भी एनबीएफसी नहीं है। आरबीआई के रिकमेंडेशन से अपर लेवल में से एनबीएफसी टॉप लेयर में शिफ्ट होगी अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो। और कुछ एनबीएफसी ऐसी है लाइक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स एंड मोर्टगेज गारंटी कंपनीज। ये एनबीएफसी को कोई भी कैटेगरी में स्पेसिफिकली नहीं डाला गया, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सभी अलग अलग लेयर में डाला जाता है, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो एनबीएफसी 4 लेयर में होते डिवाइड किया गया है। सबसे बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। बेस लेयर में कुछ स्पेसिफिक होती है कि अकाउंट एग्रीगेटर है, पीयर टू पीयर है, और उसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल कंपनी है वही आएगी, ओके। मिडल लेयर के अंदर सभी डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिटिंग टेकिंग सभी आ गई, लेकिन 1000 करोड़ से ज़्यादा एसेट वाली होनी चाहिए, बराबर ना। जो 1000 करोड़ से कम वाली है वो तो कहाँ पे आएगी? बेस लेयर के अंदर, बराबर ना, ओके। उसके अलावा अपर लेयर की अगर मैं बात करूँ, अपर लेयर के अंदर जो टॉप 10 है एसेट साइज के अकॉर्डिंग, वो टॉप 10 बाय डिफॉल्ट अपर लेयर में रहेगी। और उसके अलावा आरबीआई जो मर्जी चाहे उसको अंदर डाल सकती है। और टॉप लेयर में अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा अपर लेयर के अंदर उनको टॉप लेयर में शिफ्ट किया जाएगा, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो अभी अपर लेयर फाइनेंशियल 2023-24 के अंदर अपर लेयर के अंदर कुछ एनबीएफसी को शिफ्ट किया गया है। टोटल 15 एनबीएफसी को शिफ्ट किया गया है, उनका लिस्ट दिया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट, ओके। अगर मैं आरबीआई की बात करूँ, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर्स आरबीआई के 4 होते हैं, स्वामीनाथन जानकी रामन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर, ओके। हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक पोर्टल, यूनिफाइड पोर्टल फॉर द एग्री स्टेटिस्टिक्स टू प्रोवाइड द क्रेडिबल डेटा ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो प्रोफेसर रमेश चंद जो मेंबर है नीति आयोग के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया उपज, एक पोर्टल लॉन्च किया गया उपज करके, यूनिफाइड पोर्टल फॉर द एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स विच इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू एड्रेस डेटा रिलेटेड गवर्नेंस चैलेंजेस इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डेटा रिलेटेड गवर्नेंस है, हम डेटा को एनालिसिस नहीं कर पाते क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है हमारे पास। उस चैलेंज को दूर करने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उपज पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जो कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में काम करता है, राइट ना, ओके। अगर मैं इस उपज प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो ये उपज इज़ एन एडवांस एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म that generates crop estimates and integrates with the other systems providing the agriculture statistics such as the price, trade, procurement and stock। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डेटा मिल जाएगा। किसका डेटा मिल जाएगा?
कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के क्रॉप है, उसकी प्राइस इस एरिया में क्या चलती है, एरिया वाइज उसका ट्रेडिंग कितना हो रहा है, कितना कहाँ से प्रोक्योरमेंट हुआ है, उसका स्टॉक कितना है, वो सभी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इट एक्ट एज अ सेंट्रलाइज हब फॉर द नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन, मार्केट ट्रेंड, प्राइस एंड अदर एसेंशियल एग्रीकल्चर डेटा। यहाँ पे रियल टाइम, नियर रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फार्मर्स को मिल जाएगी, पॉलिसी मेकर्स को मिल जाएगी, रिसर्चर्स को मिल जाएगी, राइट ना। तो आगे पीछे के कोई सोर्स को देखना नहीं है, जस्ट आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी चीज़ों का डेटा रियल टाइम मैनर में मिल जाएगा और आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द ई गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, ब्रिंगिंग स्मार्टनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एजिलिटी टू इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट ना। अगर मैं इसके की फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ये टोटल 4 चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। एक तो डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे वो स्टैंडर्ड डेटा प्रोवाइड करता है ऑन द प्राइस, प्रोडक्शन, एरिया, यील्ड, ट्रेड, राइट। तो ये डेटा को स्टैंडर्डाइज करता है, डेटा को एनालिसिस कर सकता है कि भाई कितना क्रॉप एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हो सकता है उसका, कहाँ कहाँ पे वेदर कंडीशन कैसा होगा, ऐसा एनालिसिस भी कर सकता है। उसके अलावा वो ग्रेन्यूल प्रोडक्शन एस्टिमेट भी कर सकता है और ये कमोडिटी प्रोफाइल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है कि भाई कमोडिटी प्रोफाइल रिपोर्ट का मतलब कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में ये क्रॉप का ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ और जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं उनका फीडबैक क्या है, वो भी यहाँ पे वो रिपोर्ट जनरेट करता है। और प्लग एंड प्ले मतलब इसके अंदर रिपोर्ट आप खुद भी ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। यूजर्स विल बी एबल टू क्रिएट देयर ओन रिपोर्ट्स यूजिंग द पोर्टल्स डेटा। तो ये प्लग एंड प्ले वाली सिचुएशन है यहाँ पे, बराबर ना, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उपज प्लेटफॉर्म अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आई थिंक न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने जंप किया 7 प्लेसेस इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और इस सर्वे के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2023 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये 5th एडिशन था। एक एनुअल डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का कौन लॉन्च करता है हर साल, सर्फशार्क लिमिटेड नाम की एक कंपनी है वो लॉन्च करती है और इसके अंदर इंडिया को आया 52nd रैंक आया इसका। लास्ट ईयर जो इंडिया का रैंक था 59th रैंक था और इस बार इंडिया ने 7 पोजीशन इंप्रूव किया है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर। कौन लॉन्च करता है, सर्फशार्क लिमिटेड। दिस इंडेक्स फीचरिंग 121 कंट्री इज टॉप बाय फ्रांस। इस इंडेक्स को किसके द्वारा टॉप किया गया, फ्रांस के द्वारा टॉप किया गया एंड विच इज़ फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ध्यान में रखना है। और इन एशिया कैटेगरी की अगर बात करूँ तो इंडिया इस रैंक 13 और एशिया कैटेगरी में कौन टॉप पे है, सिंगापुर ग्लोबल लेवल पे कौन सा नंबर पे है, 10th नंबर पे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर। ओके, अगर मैं ओवरऑल रैंक की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे फ्रांस, सेकंड नंबर पे फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और लग्जमबर्ग टॉप 5 है और इंडिया का नंबर है 52, ध्यान में रखना है। बॉटम 5 कंट्री, टोटल 121 कंट्री का सर्वे किया गया है। बॉटम 5 तजाकिस्तान, इथोपिया, मोजम्बिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड यमेन है, बराबर ना। ओके, कौन से 5 पिलर के ऊपर ये इंडेक्स को तैयार किया गया है, तो एक पर्टिकुलर देश के अंदर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कितनी है, इंटरनेट क्वालिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कैसा है। हर एक पिलर को 20% स्कोर दिया गया है, वेटेज दिया गया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडिया के रैंक की बात करूँ ये 5 पिलर के अंदर, तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के अंदर इंडिया 28th रैंक पे है, बहुत अच्छा रैंक है। इंटरनेट क्वालिटी के अंदर 16th रैंक है, बहुत ही अच्छा रैंक है, 16th रैंक। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 91st रैंक है, यहाँ पे थोड़ा लेक कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के अंदर 66th रैंक है और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के अंदर 35th रैंक है। तो ये दोनों सेक्टर के अंदर इंडिया को अभी काम करने की ज़रूरत है, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिवील्स insights into the factors that impact a country's digital well-being and areas that should be prioritized for the future improvement। ये इंडेक्स एक कंट्री को डायरेक्शन देता है कि भाई तुमको फ्यूचर इंप्रूवमेंट करने के लिए किसको प्रायोरिटाइज देना है। स्टडी ऑफर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव इनटू द कंट्रीज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ
स्टडी कवर्स 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और 2023 की इंडेक्स के अंदर 4 नई कंट्रीज़ को ऐड किया गया है प्रीवियस एडिशन के कंपैरिजन में। कौन कौन सी 4 कंट्री को? वेनेजुला, कुवैत, बेनिन और बुर्किना फासो, ये 4 कंट्री को ऐड किया गया, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर है ना प्रीवियस 3 एडिशन से कंपेयर किया जाता है, सो दैट अ कंट्रीज डिजिटल प्रोग्रेस कैन बी इजीली ट्रैक, बराबर ना? ओके। ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया किसान ऋण पोर्टल विद द वेदर पोर्टल, विंड एंड डोर टू डोर किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इंडियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, इंडियन मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, उनके द्वारा इनोग्रेशन किया गया किसान ऋण पोर्टल, एक पोर्टल का इनोग्रेशन किया गया। एक मैनुअल वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स मैनुअल का उद्घाटन किया गया और डोर टू डोर किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन, ये 3 चीज़ों का उद्घाटन किया गया है ये 2 मिनिस्टर के द्वारा, राइट। और दिस इनिशिएटिव्स आर फोकस ऑन द एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस। ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक तो एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करना है फार्मर्स को जितना कन्वीनियंट मैनर में हो सके उतना कन्वीनियंट मैनर में, और क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, राइट ना। यहाँ पे केसीसी का फुल फॉर्म तो आप जानते हो, किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये मिस का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल आपको लोन तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, लेकिन 4% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, माफ़ी मिलती है, तो इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है? मात्र 3%। तो ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बेनिफिट फार्मर्स ले सकें। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जाती है उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, इसके लिए ये पोर्टल, मैनुअल और कैंपेन लॉन्च किया गया है, बराबर ना। अगर मैं किसान ऋण पोर्टल के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव है टू गिव द फार्मर्स सब्सिडाइज्ड लोन्स अंडर द केसीसी स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर में फार्मर्स को मैक्सिमम सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड किए जाए। ऑल्सो असिस्ट देम इन अवेलिंग द सब्सिडाइज एग्रीकल्चर क्रेडिट थ्रू द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस पोर्टल के ऊपर उनको असिस्टेंस भी मिलेगा, किस तरीके से आपको इस स्कीम के अंडर में बेनिफिट लेना है, किस तरीके से आपको केसीसी का बेनिफिट लेना है, MISS का बेनिफिट लेना है, राइट। अगर मैं केसीसी की बात करूँ तो एक क्रेडिट स्कीम है, कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके द्वारा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, बराबर ना, राइट। ये तीनों इनिशिएटिव्स के की फीचर्स के बारे में बात करूं तो इट विल ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द फार्मर डेटा। ये मैं किसान ऋण पोर्टल के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये जो पोर्टल है एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देगा फार्मर के डेटा का, स्कीम यूटिलाइजेशन प्रोग्रेस का, लोन डिस्बर्समेंट स्पेसिफिक्स का, इंटरेस्ट सबवेंशन का, और ये इंक्रीज करेगा सीमलेस इंटीग्रेशन विद द बैंक्स फॉर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये जो पोर्टल है किसान ऋण पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से फार्मर ने जो लोन लिया है वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसके प्रोग्रेस कितना हो रहा है वो भी ट्रैक होगा यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से। लोन डिस्बर्समेंट स्पेसिफिक्स भी यहाँ पे ट्रैक होगा, और इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिला और फार्मर को कितना बेनिफिट हो रहा है वो भी यहाँ पे ट्रैक होगा, राइट ना। और बैंक्स को मैंडेट किया गया है टू गिव ऑल द रिलेवेंट डेटा by December 31, 2023 for the Kisan Rin portal, right now? Okay, as of government data, there are around 7.35 crore KCC accounts as of March 30, 2023, और जिसमें सेंशन लिमिट कितना अभी तक लोन सेंशन लिमिट सेंशन हो चुका है? 8.85 लाख करोड़ का लोन सेंशन हो चुका है KCC के माध्यम से, राइट ना। ओके, अगर मैं ये ऋण पोर्टल तो आपने समझ लिया कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, फार्मर इजीली कन्वीनियंट मैनर में केसीसी का बेनिफिट उठा सके, इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, ये कैंपेन डोर टू डोर केसीसी कैंपेन जो 1 अक्टूबर से शुरू किया गया 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा।
जिसका एम है टू कनेक्ट अराउंड 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो बेनिफिशरीज है 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज, जिनको हर साल 6,000 रुपया, अभी तक 6,000 रुपया मिलता था, लेकिन अभी इस साल से 8,000 रुपया 2-2 हज़ार के 4 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है पीएम किसान योजना के अंडर में। तो सभी बेनिफिशरीज को केसीसी के स्कीम को समझाना है। ये डोर टू डोर केसीसी कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा एक विंड्स मैनुअल भी लॉन्च किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव टू इनहेंस द इम्पैक्ट ऑफ द वेदर नेटवर्क डेटा सिस्टम्स इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च इन जुलाई 2023 to utilize the advanced weather data analytics to make the informed weather decisions on the agriculture। तो विंड्स मैनुअल के माध्यम से एक पर्टिकुलर फार्मर को उसका जो आसपास का वेदर कंडीशन है ना, वो उसके बारे में वो एनालिसिस कर पाएगा और वो एक डिसीजन ले पाएगा कि भाई उनको कौन सा क्रॉप उगाना है कौन सी सीज़न के अंदर, ताकि उनको मिनिमम लॉस हो और उनका जो क्रॉप है वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से ना बिगड़ जाए। बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड वेलफेयर की बात करूँ, जिसने ये तीन इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुश्री शोभा करंदीजे और कैलाश चौधरी। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया है कर्नाटका का एक सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसालास इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, शांतिनिकेतन इन वेस्ट बंगाल एंड सैक्रेड इंसेम्बल ऑफ द होयसालास इन कर्नाटका वेर इंस्क्राइब ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। शांतिनिकेतन इज़ द 41st एंड सैक्रेड इंसेम्बल ऑफ द होयसाला इज़ द 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द इंडिया। अभी तक इंडिया के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे जो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किए गए थे। अभी 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है, शांतिनिकेतन, और 42nd जो इंसेम्बल है होयसाला के कर्नाटका के, वो 42nd बने हैं। बोथ वेयर लिस्टेड अंडर द कल्चरल हेरिटेज कैटेगरी, ये कैटेगरी में उनको लिस्ट किया गया है। दिस वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द 45th एक्सटेंडेड सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ द यूनेस्को, जो कहाँ पे अभी आयोजित किया गया, सऊदी अरेबिया के अंदर। बराबर ना, राइट। अभी तक इंडिया के पास टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुके हैं, इन दोनों को काउंट करके, जिसमें 7 नेशनल हेरिटेज साइट हैं, एक मिक्स हेरिटेज है और 34 कल्चरल हेरिटेज साइट है। बराबर ना, ओके। ओके, अगर मैं सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास की बात करूं कि इट इज़ अ सीरियल नॉमिनेशन ऑफ द 3 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ द होयसाला स्टाइल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सा, एक तो जानकेश्वर टेम्पल इन बेलूर हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, होयसालेवारा टेम्पल इन द हालबिडू हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और केशवा टेम्पल इन द सोमनाथपुरा मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये 3 जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स हैं होयसाला स्टाइल टेम्पल कॉम्प्लेक्स के, इनकी वजह से इनको, उनके कल्चरल हेरिटेज की वजह से इनको ये शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। बराबर नाम, राइट। ये जो तीन साइट है वो ऑलरेडी यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल थे 2014 से, और इनको इस बार लिस्ट में शामिल किया गया है, राइट ना। इट इज़ कर्नाटकाज 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द अदर 3 आर हम्पी मॉन्यूमेंट्स ऑफ द विजयनगर, पट्टाडकल टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ द चालुक्यन एरा एंड द वेस्टर्न घाट 2012 के अंदर, जिसको अनाउंस किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर के ऊपर। These areas are protected by the Archaeological Survey of India and its conservation and maintenance will be done by the Ministry of Culture। अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गए हैं, तो इसका जो मेंटेनेंस, उसका कंजर्वेशन कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगा, और ये प्रोटेक्ट किसके द्वारा होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। बराबर ना, राइट। अगर मैं होयसाला एम्पायर की बात करूं तो ये होयसाला एम्पायर्स रूल्ड द प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड तमिलनाडु फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज। 300 साल से भी ज़्यादा साल तक होयसाला एम्पायर्स ने ये कर्नाटका और तमिलनाडु के ऊपर राज किया, जो हाल के कर्नाटका और तमिलनाडु है उनको, राइट। और with the initial capital as a Belur, then later changed to the Halbedu।
Sala was the founder of the Hoysala dynasty, and other few rulers were Vishnuvardhana, Narasimha 1, Narasimha 3 एंड वीरा बल्लाला 3। ये कुछ एम्परर्स थे जिन्होंने होयसला एम्पायर के अंदर लीड किया। और नॉर्मली जो आज के कर्नाटका और तमिलनाडु है वहाँ पे होयसला एम्परर्स का राज चलता था, 300 साल तक वो उन्होंने राज किया, राइट ना। अगर मैं शांति निकेतन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो शांति निकेतन वॉज एस्टैब्लिश बाय द नोबेल laureate रविंद्रनाथ टागोर एंड हिज फादर दिमेंद्रनाथ टागोर इन 1901 in Birbhum district of the West Bengal. It is an ensemble of historic building, landscape and gardens, pavilions, artworks and continuing educational and cultural traditions. It is a third World Heritage Site of the West Bengal after the Sundarban National Park and Darjeeling Himalayan Railway. A World University was established at the Santiniketan in 1921, recognizing the unity of the humanity or Vishwa Bharati. Or national education policy was inspired by the model of the education the Nobel laureate has introduced in the Santiniketan. France-based International Council on the Monuments and the Sites recommend the site to the UNESCO's हेरिटेज साइट। ये जो शांतिनिकेतन को यूनेस्को के हेरिटेज साइट के अंदर एनलिस्ट करना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? फ्रांस की संस्था ने किया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा किया गया था, बराबर ना। और शांतिनिकेतन के जो कुछ मॉडल्स है, बराबर ना, जो हमारे रविंद्रनाथ टागोर के द्वारा कुछ मॉडल्स प्रिपेयर किए गए, उसी मॉडल्स में से इंस्पिरेशन लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया है, बराबर ना, राइट। और ये वेस्ट बंगाल का थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान में रखना है। अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन बी आइदर कल्चरल और नेचुरल एरिया और ऑब्जेक्ट्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हो सकती है? या तो कल्चरल हो सकती है, या तो नेचुरल हो सकती है, या तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर, वो सभी को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। These sites are usually considered to have cultural significance to all the people in the world. UNESCO seeks to protect and preserve such sites through the convention connecting the protection of the world cultural and natural heritage. जिन साइट्स को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है ना फ्रेंड्स, उनको एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, स्पेशल उनका कंजर्वेशन किया जाता है, स्पेशल उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, राइट ना। वर्ल्ड हेरिटेज इज द डेजिग्नेशन फॉर द प्लेसेस ऑन द अर्थ that are of outstanding universal value to the humanity and as such have been inscribed on the World Heritage List to be protected for the future generations to appreciate and enjoy। ये जो भी संस्था इस लिस्ट के अंदर शामिल होती है, जो भी प्लेस, वो एकदम यूनिवर्सल वैल्यू वाला होता है ह्यूमैनिटी के लिए, और ये उनको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? ताकि इनके कल्चर के बारे में आने वाली जनरेशन्स को पता चले, सिंपल। ओके, अगर मैं यूनेस्को की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ओजोले, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, और उनका स्थापना कब हुआ है इस संस्था का? 1945 को, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।